इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम उपभोक्ता बचत के संदर्भ में प्रोफेसर हिक्स के दृष्टिकोण को जानेंगे। उपभोक्ता बचत की पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोफेसर मार्शल के दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया था, तो थोड़ा सा पिछली क्लास का जान लेते हैं कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट द्वारा दी गई थी। उपभोक्ता की बचत को वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में ही उपभोक्ता की बचत का नाम इस सिद्धांत को दिया। इसके अलावा प्रोफेसर बोल्डिंग उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली विचारधारा वस्तु की उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित मार्शल की विचारधारा है या मार्शल का दृष्टिकोण है। मार्शल के दृष्टिकोण के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया है। और दूसरी जो विचारधारा है वह वस्तु की उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित हिक्स का दृष्टिकोण, या कह सकते हैं उदासीनता या तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को निर्धारण करने का दृष्टिकोण, जिसके प्रतिपादक हिक्स को माना जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत से संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं वह ड्यूपिट, मार्शल और हिक्स हैं, तथा प्रोफेसर बोल्डिंग जो हैं उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहते हैं। अब आज की इस क्लास में हम उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में प्रोफेसर हिक्स का क्या दृष्टिकोण है, तो प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में किया था। प्रोफेसर मार्शल की उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित उपभोक्ता बचत का खंडन प्रोफेसर हिक्स ने किया और बताया कि उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, अर्थात उपयोगिता मापनीय नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं है, अर्थात कहा जा सकता है कि मार्शल ने अपने सिद्धांत में उपयोगिता को मापनीय माना तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना था। इस बात का खंडन प्रोफेसर हिक्स ने अपने सिद्धांत में किया। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार व्यय मात्रा में वृद्धि के साथ मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। लोगों का खर्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उनके पास जो उपलब्ध मुद्रा की मात्रा होती है वह कम होती चली जाती है, जिससे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता व्यय के साथ बढ़ती जाती है, जबकि मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना था। मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी स्थिर मानने का अर्थ यह हुआ कि कीमत परिवर्तन में आय प्रभाव की अपेक्षा या उपेक्षा की गई है। मार्शल द्वारा इसलिए मार्शल के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हिक्स ने उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया। हिक्स मानते हैं उपयोगिता मापनीय होती है, उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता अमापनीय होती है, मापनीय नहीं होती है। प्रोफेसर मार्शल उपयोगिता को मापनीय मानते थे, लेकिन हिक्स उपयोगिता को अमापनीय मानते हैं और बताते हैं कि संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है उपयोगिता को। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है, हिक्स का मानना है। और जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं का प्रभाव में भी परिवर्तन होता है। प्रोफेसर मार्शल अपने
अध्ययन में स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के प्रभाव को शामिल करते हैं। प्रोफेसर मार्शल अपने अध्ययन में स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं और हिग्स अपने उपभोक्ता बचत के सिद्धांत में स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के प्रभाव को शामिल करते हैं। प्रोफेसर हिग्स उपभोक्ता की बचत के संबंध में मार्शल से विपरीत विचार देते हैं और मार्शल की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हिग्स के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता पर उसके दो प्रभाव हो सकते हैं। पहला प्रभाव, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। अन्य वस्तुओं की जगह उपभोक्ता इस वस्तु को प्रतिस्थापित कर सकता है। और दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वह है कि कीमत घटने से वस्तु सस्ती हो जाती है और पहले जितनी मात्रा में क्रय करने के लिए अब उपभोक्ता को अपेक्षाकृत कम व्यय करना पड़ता है, अर्थात बचत बढ़ती है या वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जा सकती है। ये दोनों प्रभावों से उपभोक्ता की स्थिति जो है वह पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। इन दोनों के प्रभावों की अपेक्षा, इन दोनों प्रभावों की वजह से उपभोक्ता की जो स्थिति है वह पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाती है, अर्थात कीमत कम होने से वास्तविक आय बढ़ती है और क्रय शक्ति बढ़ जाती है। वास्तविक आय में वृद्धि ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। हिग्स का मानना है कि कीमत में कमी से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले लाभ को मौद्रिक आय के रूप में व्यक्त करना ही उपभोक्ता की बचत है। कीमत में कमी से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले लाभ को मौद्रिक आय के रूप में व्यक्त करना ही उपभोक्ता की बचत है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा वस्तु के मूल्य तथा उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की बचत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अब आरेख के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को हम लोग जानेंगे कि कैसे इस आरेख के माध्यम से उपभोक्ता की बचत बताई जा सकती है। यह आरेख बना हुआ है। इस आरेख के एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर मौद्रिक आय को लिया गया है। एक्स वस्तु की ओएम इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता एपी मात्रा या एपी इकाई खर्च करता है तथा उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होता है। ई बिंदु में जब उपभोक्ता संतुलन में होता है तो एक्स वस्तु की ओएम मात्रा तथा वाई वस्तु की ओपी मात्रा उपभोग करता है तथा ओएम मात्रा और ओपी मात्रा उपभोग करने के लिए उपभोक्ता एपी इकाई का त्याग करता है या एपी इकाई कह सकते हैं खर्च करता है। अब क्या होता है जब उपभोक्ता की आय में अब क्या होता है जब उपभोक्ता की एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं जब उपभोक्ता ये एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा प्रयोग करता है और उपभोक्ता इस समय क्या हो जाता है, ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक जो आईसी वक्र IC1 है, IC1 पर उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में है तथा एक्स वस्तु की ओएम मात्रा एक्स वस्तु की या ओएम मात्रा एक्स वस्तु की ओएम मात्रा तथा वाई वस्तु की ओवाई मात्रा खरीदता है तथा इन इकाइयों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता एपी का त्याग, एपी इकाई मुद्रा का त्याग या व्यय करता है। अब अगर वस्तु एक्स की कीमत में कमी हो जाती है, अगर एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु का ज़्यादा प्रयोग कर सकता है और उपभोक्ता नए उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, अर्थात बजट रेखा नई एल बजट रेखा प्राप्त होती है और एल बजट रेखा
और उपभोक्ता IC2 आरेख के E1 बिंदु पर संतुलन में होता है और उपभोक्ता X वस्तु की कितनी OM मात्रा नए संतुलन पर, नए संतुलन का मतलब E1 संतुलन पर उपभोक्ता X वस्तु की OM मात्रा तथा Y वस्तु की OP मात्रा उपभोग करता है। उपभोक्ता का जो प्रारंभिक व्यय था वह AP था तथा वस्तु X की कीमत कम होने से उपभोक्ता के खर्च में क्या हुई है, कमी आती है और खर्च AP से कम होकर AP1 हो जाता है। खर्च में कमी आती है, पहले खर्च AP था, प्रारंभिक खर्च AP था और सेकेंडरी जो खर्च हुआ, अब जो खर्च हो रहा है वह AP1 हो रहा है। नए संतुलन पर AP1 खर्च हो रहा है। उपभोक्ता पहले AP देने के लिए तत्पर था, अब क्या AP1 देने से ही उपभोक्ता को वस्तु मिल जा रही है। जब वस्तु सस्ती हो जा रही है अतः उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं AP माइनस AP1 बराबर P1, यह उपभोक्ता की बचत हुई। या कह सकते हैं P1 PE1, यह उपभोक्ता की बचत हुई। यह जो आरेख है P1 E1 E, यह उपभोक्ता की क्या हुई, बचत हुई। क्यों उपभोक्ता की यह बचत हुई? क्योंकि उपभोक्ता जितनी वस्तु देने के लिए तत्पर था और जितनी वास्तव में वह दे रहा है उन दोनों का अंतर ही P1 E1 है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा गया। अर्थात कहा जा सकता है कि दोनों संतुष्ट के स्तरों के बीच अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में प्रोफेसर हिग्स का उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत में क्या मुख्य मुख्य बातें थीं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया तथा हिग्स का दृष्टिकोण जो है वह मार्शल के संख्यात्मक दृष्टिकोण का सुधार है। आज की यह क्लास आगामी टीचर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और उपभोक्ता की बचत टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है।